हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवॉप्स मेड सिंपल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइपर डिस्क स्टोरेज पूल्स। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्टोरेज का पूल बनाया जा रहा है यहाँ पे। अब पूल का मतलब क्या हुआ? जैसे स्विमिंग पूल होता है, तो स्विमिंग पूल में क्या होता है? पानी भरा हुआ होता है ना? उसी तरह यहाँ पे स्टोरेज भरी हुई होती है। मतलब देखिए, हम क्या करते हैं, गूगल क्लाउड से एक्सेस में जितनी हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम स्टोरेज ले लेते हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए मुझे 20 जीबी की ज़रूरत है अभी करंटली, बट मेरा जो एप्लीकेशन रन हो रहा है, ठीक है, वो अभी 20 जीबी के अंदर अंदर काम कर देता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के जब इस पे लोड बढ़ेगा, ठीक है, ट्रैफिक बढ़ेगा, तब मुझे और ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ सकती है। अब इसका मैं कुछ इस तरह से आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको ऑटो स्केलिंग याद है, हमने पढ़ा था, ठीक है? ऑटो स्केलिंग में क्या होता है, आपके नंबर ऑफ वीएम्स बढ़ जाते हैं, यही तो होता है, ठीक है? तो आप यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, उसमें क्या है, मूवीज हैं या आपकी जो सीरीज चलती हैं वो सब है, मतलब कंटेंट है वहाँ पे, ठीक है? अब वो कंटेंट क्या है, रीड ओनली मोड में ही तो है। आप जाके तो अपना कंटेंट तो वहाँ डाल नहीं सकते, या जो कंटेंट ऑलरेडी वहाँ पे है उसको आप चेंज तो कर नहीं सकते, है ना? अब मान लीजिए कोई नई मूवी आई ओटीटी पे, ठीक है, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार हो, कुछ भी हो। आप बस ये जानिए कि वहां पे एक नई मूवी रिलीज हुई ओटीटी पे, ठीक है? अब मान लीजिए वो इतनी ज्यादा फेमस थी कि लोग देखना चाहते थे कि वो कब रिलीज हो, कब मैं उसको देखूं, ठीक है? अब क्या हुआ, जब वो रिलीज हुई तो इनके पास जो वीएम्स लगे हुए हैं, जिनके ऊपर सर्वर चल रहा है, मान लीजिए 2 लगे हुए हैं, ठीक है? अब जब वो मूवी रिलीज हुई तो एकदम से लोगों ने उस ओटीटी प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना चालू कर दिया। अब क्या हुआ, 2 की जगह 4 हो गए वीएम। कैसे हो गए? ऑटो स्केलिंग से, ठीक है? ऑटो स्केलिंग से 2 की जगह 4 वीएम हो गए, ठीक है? अब पहले जो 2 वीएम थे, वो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हाइपर डिस्क ले लीजिए, हाइपर डिस्क से डेटा उठा रहे थे और वहां पे दिखा रहे थे, ठीक है? तो अभी मैंने जो हाइपर डिस्क की स्टोरेज थी या उसके आईओप्स हैं, थ्रूपुट है, वो मैंने किस हिसाब से सेट कर रखी थी? 2 के हिसाब से, या मान लीजिए 3 के हिसाब से। क्या 2 से ज़्यादा 3 हो जाएगा, ठीक है? बट अभी मेरे पास 4 वीएम हो गए, तो मेरा यहाँ पे जो हाइपर डिस्क है उसके ऊपर लोड बढ़ गया, ओके? तो मुझे ज़्यादा आईओप्स चाहिए, ज़्यादा थ्रूपुट चाहिए, करेक्ट? है ना? तो क्या होगा, मैंने तो सेट कर रखा है फॉर एग्जांपल 3 के हिसाब से, अब वहाँ पे लोड है 4 के हिसाब से, तो क्या होगा, मेरा सर्वर क्रैश कर सकता है। मेरी जो स्टोरेज है उसकी परफॉर्मेंस जो होगी वो स्लो हो जाएगी, होगी ना? क्योंकि जहाँ पे रिक्वायरमेंट है 4 की, आपने सेट कर रखा है 3 का, तो प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है। ये मैंने बहुत छोटा एग्जांपल आपको दिया है, ओके? ठीक है? इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि एग्जांपल के तौर पे आपकी जो सेल चल रही है फ्लिपकार्ट वगैरह पे, तो जो इनकी इन्वेंट्री है वो तो कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क पे सेव होगी, जहाँ पे आप जाके देखते हैं कि हाँ यार, ये मुझे जीन्स लेनी है, या ये लैपटॉप लेना है, ये टीवी लेनी है, ये मोबाइल लेना है, कहीं ना कहीं तो है। अब सेल चल रही है तो ट्रैफिक बढ़ गया, वीएम बढ़ गए, और वही पहले जहाँ 10 वीएम एक्सेस कर रहे थे एक हाइपर डिस्क को, अभी 50 वीएम एक्सेस कर रहे हैं उस हाइपर डिस्क को, तो आईओप्स घट की जरूरत, ज्यादा आईओप्स की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा थ्रूपुट चाहिए मुझे, करेक्ट? बट उस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। और मैं एग्जैक्टली तो देखिए, कितना भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाए आपको इस फील्ड में, बट आप एकदम करेक्ट तो आप एज्यूम नहीं कर सकते कि इतना जाने वाला है ना? प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है वहाँ पे, कि बहुत ज़्यादा भी क्या कस्टमर आ सकता है, मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो सकता है, और हो सकता है जितना हमने एक्सपेक्ट किया उतना ना हो,
ठीक है? तो आप समझ गए ना कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि हाइपर डिस्क तो हम एक लिमिट तक ही मैंने बढ़ा के रखी हुई है, ठीक है? और मेरे पास ट्रैफ़िक जो हो रहा है वो ज़्यादा आ रहा है। तो उस केस में क्या होगा, मेरे आईओप्स या थ्रूपुट वो ट्रैफ़िक के हिसाब से नहीं होंगे। ट्रैफ़िक ज़्यादा है, मेरी परफ़ॉर्मेंस लो हो जाएगी। और इन केस आप कहिए कि जब 20 एग्जांपल के तौर पे आप जैसे मैंने 20 जीबी का एग्जांपल दिया, तो आप कहिए 20 जीबी क्यों ले रखा है? सीधे 100 जीबी लेके रखो। तो भाई मैं 100 जीबी लेके तो रख लूँ, लेकिन जो 100 जीबी का उसका कॉस्ट भी तो देना पड़ेगा, मुझे उसका पैसा भी देना पड़ेगा। मैं 100 जीबी स्टोरेज ले लूँ, मैंने आईओप्स जो है वो लाखों में ले लिए, थ्रूपुट जो है मेरा लाखों में सेट है, बट डेली उतना ट्रैफिक तो नहीं होता ना, कभी-कभी होता है। जैसे सेल लगी या मैंने कोई मूवी रिलीज़ की, तब होगा ना। तो मैं उतना कॉस्ट डेली के लिए क्यों दूँ? और आपने पढ़ा हुआ है कि एक बार साइज़ आप बढ़ा तो सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, है ना? तो देखिए ऐसी कंडीशन में क्या होता है, स्टोरेज पूल्स काम आते हैं। स्टोरेज पूल्स क्या होते हैं? वहाँ पे आप क्या करते हैं, पहले से ही गूगल क्लाउड से आप एक्सेस में कैपेसिटी कैपेसिटी मतलब स्टोरेज मुझे 50 जीबी एक्सेस चाहिए, 100 जीबी एक्सेस चाहिए, 1 टीबी एक्सेस में चाहिए, ठीक है? लेके रख लेते हैं, ठीक है? उसी तरह आप आईओप्स, ठीक है? और थ्रूपुट वो भी एक्सेस में ले लेते हैं। उनसे कह देते हैं कि हमें इतने की ज़रूरत पड़ेगी, ओके? और जब आपके ऊपर लोड पड़ता है, आपकी एप्लीकेशन जो रन हो रही है उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो स्टोरेज पूल से ले लेती है, ओके? तो ऐसा नहीं होता है कि आपको जाके उसको मैन्युअली मैन्युअली जाके उसको चेक करना पड़े कि अरे यार देखो यहाँ पे आईओप्स कम है तो आईओप्स बढ़ाने पड़ेंगे, थ्रूपुट कम हो रहा है, थ्रूपुट बढ़ाओ, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है ना? कैपेसिटी की बढ़ाने की ज़रूरत है। तो वो मैन्युअली नहीं रह जाता, वहाँ पे क्या होता है स्टोरेज पूल से ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। बट जब आप हाइपर डिस्क बना रहे होते हैं तो वहाँ पे स्टोरेज पूल सिलेक्ट करना पड़ता है। तो पहले हम स्टोरेज पूल बनाते हैं, उसके बाद हाइपर डिस्क बनाते हैं, जब हाइपर डिस्क बना रहे होते हैं तो वहाँ पे स्टोरेज पूल सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है? तो जब भी हाइपर डिस्क को ज़रूरत पड़ेगी आईओप्स की, थ्रूपुट की या कैपेसिटी बढ़ाने की, कैपेसिटी मतलब स्टोरेज बढ़ाने की, तो वो उसी स्टोरेज पूल जो आपने स्टोरेज पूल सिलेक्ट किया वहाँ से ले लेगा। ठीक है? तो मैं जितना भी कुछ पढ़ाने वाला हूँ उसका सार ये है। ठीक है? जो मैंने आपको पहले दे दिया, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है? तो चलिए अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। Hyperdisk storage pool is a pre-purchased collection of capacity, throughput and IOPS which you can then provision to your application as needed. जो मैंने आपको बताया वही कि आप प्री परचेज कर लेते हैं, एडवांस में आप कैपेसिटी, थ्रूपुट और आईओप्स लेके रख लेते हैं और जैसे आपकी एप्लीकेशन को जरूरत पड़ती है वो स्टोरेज पूल से ले लेती है। ठीक है? यू कैन यूज hyperdisk storage pools to create and manage disks in pools and use the disks across multiple workloads. ठीक है? इसका मतलब क्या? आप हाइपरडिस्क स्टोरेज पूल में लेके रख लिए कैपेसिटी, थ्रूपुट और आईओप्स। फिर जब आप हाइपरडिस्क बना रहे हैं, ठीक? तो वो जो मैं जैसा मैंने बताया, वो स्टोरेज पूल से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को ले लेगा। यहाँ पे चीज़ें क्या है? कैपेसिटी, थ्रूपुट और आईओप्स। जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ है, बस लैंग्वेज अलग है। ठीक है? By managing disks in aggregate, you can save costs while achieving expected capacity and performance growth. तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कॉस्ट सेविंग हो जाती है क्योंकि जितनी मुझे ज़रूरत होगी वो मुझे स्टोरेज पूल से मिल जाएगा। मैंने अभी 20 जीबी कॉन्फ़िगर कर रखी है एग्जांपल में, ठीक है? और जब मुझे 40 जीबी की ज़रूरत होगी तो स्टोरेज पूल से 20 जीबी ले लेगा। मुझे एडवांस में यहाँ पे लेके रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे मैं हाइपर डिस्क में लगा लूँगा तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। बट स्टोरेज पूल में तो मुझे जो हाइपर डिस्क में पैसा देना पड़ता है वो पैसा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो मेरा कॉस्ट सेविंग है। बाय यूजिंग ओनली द स्टोरेज यू नीड इन हाइपर डिस्क स्टोरेज पूल्स, ठीक, यू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फोरकास्टिंग कैपेसिटी एंड रिड्यूस मैनेजमेंट टॉयल बाय गोइंग फ्रॉम मैनेजिंग हंड्रेड्स ऑफ डिस्क टू मैनेजिंग सिंगल स्टोरेज पूल। अब इनके कहने का क्या मतलब है कि आपने स्टोरेज पूल्स में स्टोरेज लेके रख लिया है, ठीक है? आपने काफ़ी ज़्यादा 1 टीबी 100 टीबी जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट आपने लेके रख लिया है। तो इससे क्या होता है कि आपको गेस नहीं करना पड़ता। जैसे मैं आपको बताता था कि मैं मुझे गेस करना पड़ेगा कि यार कितना ज़्यादा ट्रैफ़िक होगा,
उस हिसाब से आप उसको साइज़ को इंक्रीज़ करिए, उसका थ्रूपुट इंक्रीज़ करिए। जो भी चीज़ें हैं जैसे थ्रूपुट, आईओप्स, कैपेसिटी, ये सब चीज़ें आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी। एडवांस में मैनुअली प्रेडिक्ट करना पड़ेगा आपको, खुद से गेस करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है ना कि हर बार हमारे गेस जो होगा वो सही होगा, गलत भी हो सकता है, मैनुअल एरर होते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि स्टोरेज पूल में आपने एक्सेस में लेके रखा हुआ है, तो ये क्या होगा, वहां से ले लेगा। देखिए बार बार वही बात आ रही है, घूम घूम के वही बात आ रही है कि वो स्टोरेज पूल से स्टोरेज ले लेगा। तो अभी तो हम क्या बात कर रहे हैं, एक हाइपर डिस्क की। बट एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी कंपनी चल रही है, तो वहां पे सिर्फ एक हाइपर डिस्क तो होगा नहीं, वहां हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ हाइपर डिस्क होंगे। तो आप अकेले, अकेले का मतलब ये कि आपकी एक टीम है ना, आपकी वो टीम 100 या 1000 हाइपर डिस्क को अकेले मैनेज कर सकती है कि देखो इस हाइपर डिस्क पे स्टोरेज कम हो रहा है, या इस पे देखो थ्रूपुट कम हो रहा है। तो ये मैनुअली मैनेज करने का झंझट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो स्टोरेज पूल से स्टोरेज आपकी हाइपर डिस्क ले लेती है जब भी उसे जरूरत महसूस होती है, मतलब जब भी उसको कम पड़ा उसने स्टोरेज पूल में रिक्वेस्ट भेजी और ले लिया। ओके, स्टोरेज पूल्स इंक्लूड द फॉलोइंग बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स क्या है, लोअर टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। ये वही है, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप मतलब क्या है कि आपको एक्सेस में पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपको अभी जितनी जरूरत है आपने उतना ही लिया और बाकी आप स्टोरेज पूल से ले लेंगे। Hypertext storage pools use thin provisioning and data reduction to help you store your data efficiently and achieve best in class total cost of ownership। वही बात है, ठीक है, जो मैंने अभी कही आपसे। थिन प्रोविजनिंग का मतलब क्या है कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही प्रोविजन करते हैं स्टोरेज, ठीक है। और डेटा रिडक्शन का मतलब क्या है, जो डेटा सेव होता है हाइपर डिस्क में वो थोड़ा सा कंप्रेस्ड फॉर्म में सेव होता है। तो इससे क्या होता है, जब कंप्रेस्ड फॉर्म में डेटा सेव होता है तो स्टोरेज कम लगती है ना। जैसे हम लोग फाइल्स को कंप्रेस करके जिप फोल्डर बना लेते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वो अगर 10 GB की है तो हो सकता है कि कुछ MBs की रह जाए, है ना। तो जो डेटा रिडक्शन है उसका मतलब क्या है कि जो डेटा होता है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में सेव होता है। ओके, इसकी वजह से क्या होता है कि आपका कॉस्ट कम लगती है, क्योंकि स्टोरेज भाई जब कंप्रेस फॉर्म में है तो स्टोरेज देर से भरेगा ना, है ना। जो 1 GB की थी वो कुछ MBs की हो गई तो आपका स्टोरेज जो है वो लेट भरेगा। तो आपका जो ओनरशिप है कॉस्ट की ओनरशिप मतलब ये कि आपके हाइपर डिस्क है तो आप उसके ओनर हैं, तो आपको जो उसका कॉस्ट देना पड़ेगा वो कम देना पड़ेगा। Higher efficiency. Hyperdisk storage pools can take advantage of thin provisioning and data reduction to help you achieve higher resource utilization and lower TCO। वही बात, सेम चीज जो मैंने आपको बताया वही चीज इसमें भी कह रहे हैं, ठीक है। लेस मैनेजमेंट ओवरहेड वाया हायर फ्लेक्सिबिलिटी। Disks in hyperdisk storage pools can be provisioned to larger sizes and only use what they need, freeing workload owners from tedious capacity and performance forecasting and from downtime related to rescaling। अब इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करके पढ़ते हैं, ठीक है। ये है कहानी वही जो हमने शुरू में पढ़ ली, बट अब जो डॉक्यूमेंट्स में है उसको समझना बहुत जरूरी है और लाइन बाय लाइन डीपली समझना बहुत जरूरी है। ये क्या करें, डिस्क इन हाइपर डिस्क स्टोरेज पूल्स कैन बी प्रोविजन टू लार्जर साइजेस। जो आपके हाइपर डिस्क स्टोरेज पूल्स के अंदर जो डिस्क बना रहे हैं, कौन सी डिस्क, हाइपर डिस्क, वो आप लार्जर साइज में प्रोविजन कर सकते हैं। लार्जर साइज मतलब ज्यादा स्टोरेज की प्रोविजन कर सकते हैं एंड ओनली यूज व्हाट दे नीड, और वो उतनी ही यूज करेंगे जितनी उनको जरूरत है, ठीक है। फ्रीइंग वर्कलोड ओनर्स फ्रॉम टीडीएस कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस फोरकास्टिंग। अब देखिए वही है कि आपको यहाँ पे पहले से ही फोरकास्ट करना पड़ता है, मतलब पहले से ही गेस करना पड़ता है कि कितनी जरूरत होगी, तो उस हिसाब से आप स्टोरेज बना रहे हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपने स्टोरेज पूल से अपनी डिस्क को कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो जब भी उनको स्टोरेज की जरूरत होगी वो स्टोरेज पूल से ले लेगा। और इससे क्या होगा, लास्ट में उन्होंने क्या है, ये हमको किससे बचाता है, डाउन टाइम रिलेटेड टू रीस्केलिंग। तो रीस्केलिंग मतलब आपकी जो स्टोरेज है उसको इंक्रीज करना, स्केल करना, बढ़ाना, ठीक है। तो बढ़ाने के टाइम में जो आपका डाउन टाइम होगा उससे आप बच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। When to use storage pools? Difficulty planning the resource requirements when migrating workloads from on-premise workload to Google Cloud। ये कह रहे हैं स्टोरेज पूल का आप यूज तब कर सकते हैं जैसे आप ऑन प्रेम में आपका स्टोरेज है,
ठीक है, आपका डेटाबेस ऑन प्रेम है, आप उसको गूगल क्लाउड पे माइग्रेट कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं पता है कि ऑन प्रेम जो डेटा है वो कितना स्पेस लेगा के गूगल क्लाउड पे। तो उस समय पे भी आप स्टोरेज पूल बना सकते हैं कि जितना लेता रहेगा वो स्टोरेज पूल से हमारी डिस्क लेती जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने एक्सपेक्ट किया था 20 जीबी में हो जाना चाहिए, लेकिन वहाँ 40 जीबी लग रहा है, तो मैंने स्टोरेज पूल 100 जीबी का ले रखा है। तो जब उसको जितनी की जरूरत पड़ेगी वो वहां से लेता जाएगा। कहाँ से? स्टोरेज पूल से। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ इसका कि आप अगर ज़्यादा स्टोरेज ले लेते हैं और आपको ज़रूरत अभी उतने की नहीं है, आपने 100 जीबी का स्टोरेज ले लिया, बट ज़रूरत अभी आपको 20 की है, तो अंडर यूटिलाइजेशन हुआ ना, ठीक है। तो इससे आप बच जाते हैं कि आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा कैपेसिटी का हाइपर डिस्क प्रोविज़न करने की ज़रूरत नहीं है। उसको जितनी ज़रूरत होगी वो स्टोरेज पूल से ले लेगा, ठीक। कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट ऑफ द ब्लॉक स्टोरेज यूज्ड बाय योर वर्कलोड्स। तो आपके जो कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट है कि जैसे कभी आपका एप्लीकेशन है उसको बहुत ज़्यादा वर्कलोड कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा आईओप्स की ज़रूरत पड़ गई या थ्रूपुट की ज़रूरत पड़ गई, तो अचानक से अगर ऐसा कुछ वर्कलोड बढ़ जाता है आपका कुछ, तो उस टाइम पे स्टोरेज पूल आपके काफ़ी काम आएगा, क्योंकि वहाँ पे आपने एडवांस में ही सारी चीज़ें ले रखी हैं। अब आते हैं हाइपर डिस्क स्टोरेज पूल फीचर्स पे, ठीक है। कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस थिन प्रोविजनिंग, इसमें क्या है? कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस आर एलोकेटेड एज नीडेड इंस्टेड ऑफ एलोकेटिंग ऑल द रिसोर्सेज इन एडवांस। क्या करें? कैपेसिटी और परफॉर्मेंस जितनी जरूरत होती है उतनी ही दी जाती है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ एलोकेटिंग ऑल द रिसोर्सेज इन एडवांस, मतलब सारी चीजें जैसे परफॉर्मेंस और कैपेसिटी। परफॉर्मेंस में क्या रहता है? आईओप्स और थ्रूपुट। कैपेसिटी में स्टोरेज, कितने जीबी का स्टोरेज है, वो एडवांस में नहीं दिया जाता। जितनी जरूरत होती है उतना ही दिया जाता है, बाकी स्टोरेज पूल के पास रहता है, ठीक। दिस हेल्प्स टू अवॉइड लो यूटिलाइजेशन रेट्स ऑफ स्टोरेज रिसोर्सेज। ये किससे बचा लेता है हमको? अंडर यूटिलाइजेशन, ठीक है, या लो यूटिलाइजेशन। लो यूटिलाइजेशन जैसा मैंने पहले ही बताया, मुझे 20 जीबी की जरूरत है तो अभी मुझे 20 जीबी ही मिलेगा, ठीक है। और जब मुझे 40 जीबी की जरूरत होगी तो मुझे 40 जीबी स्टोरेज पूल से मिल जाएगा, ओके। वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस और परफॉर्मेंस आर एलोकेटेड बट नॉट यूज्ड। तो ये क्या करें कि ऐसा ये नहीं होता है कि आपका लो यूटिलाइजेशन और एक्सेस में आपने ज्यादा एलोकेट कर लिया, ओके, बट जरूरत हमें कम की ही है, ओके। देखिए यहाँ पे बार बार घूम के वही बातें आ रही हैं। मैंने एडवांस में ही आपको जो एक ब्रीफ आइडिया दिया था उसी में आप सब समझ गए होंगे। तो पूरे जो हम डॉक्यूमेंटेशन का ये हम पढ़ रहे हैं इस सब में वही है, बार बार वही चीज रिपीट होगी क्योंकि है ही उतना, ओके। बट इसको सुनना जरूरी है क्योंकि जो हमारा सर्टिफिकेशन होता है या इंटरव्यू होता है तो इसमें से छोटी छोटी चीजें वो कभी कभी पूछ लेते हैं। डेटा रिडक्शन। Storage pools use a variety of data reduction technologies to increase storage efficiency. डेटा रिडक्शन के बारे में मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था। तो ये कह रहे हैं कि स्टोरेज पूल्स मल्टीपल वैरायटीज का यूज करता है डेटा रिडक्शन के लिए। अब डेटा रिडक्शन क्या होता है मैंने आपको बता चुका हूँ, एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। डेटा रिडक्शन डिपेंड्स ग्रेटली ऑन द टाइप ऑफ डेटा स्टोर। किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है उस पर डिपेंड करता है डेटा रिडक्शन। डेटा दैट इज ऑलरेडी compressed और encrypted before it is stored in a disk in a hyperdisk storage pool won't yield additional reduction। ये कह रहे हैं कि अगर आपका डेटा ऑलरेडी कंप्रेस्ड या एनक्रिप्टेड फॉर्म में है, ठीक है, तो हाइपर डिस्क स्टोरेज में जब आप उसको सेव करेंगे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा रिडक्शन नहीं होगा उसमें, या आप कह लेंगे कोई रिडक्शन नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्रेस्ड है। मैंने आपको डेटा रिडक्शन में क्या बताया था? डेटा रिडक्शन में क्या होता है कि जो फाइल आप स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, उसको वो कंप्रेस कर देगा। जब वो कंप्रेस कर देगा तो 1 जीबी की फाइल आपकी कुछ एमबी की हो गई, तो मान लीजिए 100 MB की हो गई, 1 GB की फाइल आपकी 100 MB की हो गई, तो बाकी आपका स्टोरेज बचा ना, तो जो बाकी स्टोरेज आपका बचा उसमें आपकी और फाइल सेव हो जाएंगी। तो इससे क्या होता है कि आपका स्टोरेज देर से फुल होगा, ठीक है, और आपके स्टोरेज में ज़्यादा डेटा स्टोर हो पाएगा। तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर वो ऑलरेडी कंप्रेस्ड है या एनक्रिप्टेड फॉर्म में है तो
कुछ और एडिशनली वो रिड्यूस नहीं होगा। क्या नहीं रिड्यूस होगा? उसका साइज, क्योंकि वो ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में है। ठीक। हाउ हाइपर डिस्क स्टोरेज पूल्स वर्क, अब ये देख लेते हैं कैसे काम करता है। यू क्रिएट अ स्टोरेज पूल विद द एग्रीगेट कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस दैट योर वर्कलोड्स विल लेटर देन क्रिएट डिस्क इन द स्टोरेज पूल। ये कह रहे हैं स्टोरेज पूल में आप जितनी आपको कैपेसिटी और परफॉर्मेंस चाहिए वो आप पहले से ही गूगल क्लाउड से ले लेते हैं, और उसके बाद आप डिस्क बनाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि पहले स्टोरेज पूल बनाते हैं, उसके बाद डिस्क बनाते हैं। जब डिस्क बना रहे होते हैं तो वहां पे हम स्टोरेज पूल सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक। यू कैन देन अटैच द डिस्क टू योर वीएम्स, उसके बाद आपने जो हाइपर डिस्क बनाई है उसको वीएम में अटैच कर सकते हैं। व्हेन यू क्रिएट द डिस्क यू कैन क्रिएट देम विद अ मच लार्जर साइज और प्रोविजन परफॉर्मेंस लिमिट देन इज नीडेड। तो आप जब डिस्क बना रहे हैं तो उसको जितने आपको जरूरत है उससे बड़ी साइज की या उससे ज्यादा कैपेसिटी, मतलब आप परफॉर्मेंस और कैपेसिटी दोनों ज्यादा साइज की ले सकते हैं। किसमें? डिस्क में। मतलब आईओप्स थ्रूपुट आप ज्यादा ले सकते हैं, कैपेसिटी स्टोरेज जो है आप एक्सेस में ले सकते हैं। ठीक। दिस सिंप्लीफाइज प्लानिंग एंड प्रोवाइड्स रूम फॉर ग्रोथ लेटर। इससे क्या होता है, आपने एक्सेस में कैपेसिटी तो ले ली, आपने एक्सेस में परफॉर्मेंस तो ले ली, परफॉर्मेंस में आईओप्स और थ्रूपुट तो ले लिया। ठीक है। तो क्या होगा कि जब जरूरत होगी तो आपने आपने हायर लिमिट सेट कर रखी है कि फॉर एग्जांपल आप डिस्क बना रहे हैं, आपने 100 GB उसमें कैपेसिटी ले ली। ठीक है। तो आपने अपर एंड सेट कर लिया कि मुझे 100 GB का तक ये जा सकता है। ठीक। अब क्या होता है कि जैसे जैसे आपको जरूरत होगी आपका हाइपर डिस्क साइज बढ़ता चला जाएगा 100 GB तक। ओके। अभी आपको 100 GB नहीं मिल जाएगा, बात समझिए। जैसा आपने अभी पहले पढ़ा था, क्या कह रहे थे कि एडवांस में आपको कुछ नहीं देते हैं, आपको उतना ही देंगे जितने आपको जरूरत है, बाकी सारा स्टोरेज पूल में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको 5 GB की जरूरत है और 100 IOPS और 100 थ्रूपुट की जरूरत है, तो आपने सेट भले 100 GB कर रखा हो, आपको मिलेगा 5 GB हाइपर डिस्क पे, क्योंकि जितनी जरूरत है उतना ही मिलेगा। बट स्टोरेज पूल से आपको जब भी जरूरत होगी मिलता चला जाएगा, और ये जो लिमिट है ये 100 GB आपने सेट करके, तो ये 100 GB तक साइज इंक्रीज करता चला जाएगा। जैसे आज 5 GB है, हमें स्टोरेज पूल से 5 GB मिला। ठीक। अब मेरी कैपेसिटी बढ़ी, मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ी एप्लीकेशन की, तो मुझे 10 GB की जरूरत हो गई, तो 5 GB और आ गया स्टोरेज पूल से। फिर जरूरत बढ़ी तो और आ गया, और ये 100 GB तक जाएगा। ठीक है। बट आपको तुरंत 100 GB नहीं मिलेगा, आपने 100 GB सेट कर रखा, आपको तुरंत 100 GB नहीं मिलेगा, आपको उतना ही मिलेगा जितनी आपको जरूरत है। ठीक है। इस चीज को समझ लीजिए, ये चीज क्लियर होनी चाहिए मन दिमाग में आपके। ठीक। If your workloads grow and your disk need more capacity or performance, you can increase the provision capacity and performance of the storage pool. ठीक है। तो अगर आपका वर्कलोड बढ़ता है, आपकी डिस्क की जरूरत पड़ती है, तो आप स्टोरेज पूल की भी कैपेसिटी और परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। प्रोविजनिंग टाइप्स ऑफ हाइपर डिस्क स्टोरेज पूल्स। अब कौन से प्रोविजनिंग टाइप हैं? देखिए, हाइपर डिस्क स्टोरेज पूल्स टाइप अलग है और प्रोविजनिंग टाइप अलग है। ठीक। स्टैंडर्ड कैपेसिटी स्टोरेज पूल्स। स्टैंडर्ड कैपेसिटी स्टोरेज पूल्स क्या है? विद स्टैंडर्ड कैपेसिटी प्रोविजनिंग यू क्रिएट डिस्क इन द स्टोरेज पूल until the total provision capacity of all disk in the storage pool reaches the storage pool's provision capacity। इसका क्या मतलब है? स्टैंडर्ड कैपेसिटी स्टोरेज पूल का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने 100 GB लिया। ठीक। उसके बाद आपने उसके अंदर 10 हाइपर डिस्क बना ली। ठीक। और उनका आपने मैक्सिमम, मतलब आपने उसमें कितने प्रोविजन किए, उन हाइपर जो 10 बनाई उनमें सब में आपने 10-10 GB सेट कर रखा है। ठीक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि तुरंत तो 10 GB मिलेगा नहीं, मिलेगा उतना ही जितना आपको जरूरत है। मान लीजिए सबको 2-2 GB मिला हुआ है, 10 के 10 को। बट जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ता गया, ठीक है, जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ता गया तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि 100 का 100 खर्च हो जाएगा। अब तो स्टैंडर्ड जो आपकी ये आपकी हाइपर डिस्क स्टोरेज पूल है उसके पास तो बचा नहीं कुछ। ठीक है। क्योंकि 100 GB अपने प्रोविजन किया था, 100 का 100 खर्च हो गया। ओके।
तो यहां पे क्या हो सकता है, तभी तक आप स्टोरेज पूल के अंदर डिस्क बना सकते हैं जब तक उसके अंदर टोटल साइज जो है आपकी डिस्क का है, ठीक है, वो जो आपका स्टोरेज पूल है उसके बराबर हो। मेरी बात समझिए, मैंने क्या आपको एग्जांपल में दिया। अगर आपने 100 GB लिया है, ओके, स्टोरेज पूल में, बहुत इसको बहुत आराम से समझिए। 100 GB मैंने स्टोरेज पूल में लिया है, ठीक है। अब मैंने 10-10 GB की 10 बनाई है, तो देखिए अब मैं 11वीं नहीं बना सकता, क्योंकि टोटल 100 ही है कैपेसिटी और मैं 10-10 GB की 10 हाइपर डिस्क बना चुका हूं, तो अब 11वीं नहीं बन सकती। हाँ, आप ये कर सकते हैं, 8 बना सकते हैं। 12 8, आपने 8 बना दी तो 80 हुआ ना, 10-10 GB की, ओके। और उसके बाद आप 5-5 GB की करके बना दीजिए, तो ठीक है। ये होता है स्टैंडर्ड कैपेसिटी स्टोरेज पूल। इसका शॉर्ट में क्या है कि स्टोरेज पूल में जितनी कैपेसिटी है उतनी ही कैपेसिटी की आप हाइपर डिस्क उसके अंदर में बना सकते हैं, ठीक है। चाहे 5-5 GB की बनाइए, चाहे 10-10 GB की बनाइए, चाहे 100-100 GB की बनाइए, बट अपर लिमिट वही रहेगी जितनी स्टोरेज पूल के, मतलब उससे ज्यादा एक्सेस में नहीं हो सकता, ठीक। अब आते हैं एडवांस्ड कैपेसिटी स्टोरेज पूल्स। Disks in advanced capacity storage pools consume capacity based only on the number of bytes written to your disk after data reduction. अब क्या है, एडवांस कैपेसिटी स्टोरेज पूल्स में क्या होता है, यहाँ पे कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट होती है, यहाँ पे कैपेसिटी कैलकुलेट होती है नंबर ऑफ बाइट्स, नंबर ऑफ बाइट्स रिटर्न टू योर डिस्क आफ्टर डेटा रिडक्शन। समझ रहे हैं आप, आपकी फाइल 1 GB की आई, ठीक है, उसके बाद वो कंप्रेस हो गई, ओके। अब उसने कितना स्पेस लिया है वो कैपेसिटी में इंक्लूड होगा। बात समझ रहे हैं आप, जितनी जीबी की फाइल आई उसको नहीं, कंप्रेशन के बाद, डेटा रिडक्शन के बाद वो कितनी बची वो कैलकुलेट होगा। तो नंबर ऑफ बाइट्स रिटर्न टू योर डिस्क आफ्टर डेटा रिडक्शन, ये लाइन समझने वाली है, डेटा रिडक्शन के बाद, ओके। द यूज्ड कैपेसिटी ऑफ द स्टोरेज पूल इज डिफाइंड बाय द अमाउंट ऑफ डेटा रिटर्न एंड नॉट बाय द अमाउंट ऑफ प्रोविजन डिस्क कैपेसिटी। अब देखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, आपकी स्टोरेज पूल की कैपेसिटी, ठीक है, 100 GB है, जैसे मैंने ऊपर वाले में लिया था, ठीक। तो यहाँ पे अगर आपने 10-10 GB की 10 लगा दी तो 100 हो रहा है ना, बट उसको इस तरह ये कैलकुलेट नहीं करता है। यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होता है कि कितना कितना आपके डिस्क पे डेटा रिटर्न है, मतलब रिटर्न का मतलब क्या हुआ, कितना डेटा स्टोर्ड है। मान लीजिए 10-10 GB की आपकी 10 लगी हुई है और सब में 5-5 GB ही है, तो टोटल कितना माना जाएगा, कितना माना जाएगा, 50, ठीक है। आप बात समझ रहे होंगे, यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये, द यूज्ड कैपेसिटी ऑफ द स्टोरेज पूल इज डिफाइंड बाय द अमाउंट ऑफ डेटा रिटर्न एंड नॉट बाय द अमाउंट ऑफ प्रोविजन डेटा कैपेसिटी। इनको इससे मतलब नहीं कि आपने हाइपर डिस्क कितने जीबी की प्रोविजन की है, स्टैंडर्ड में इससे मतलब था कि कितने की आपने प्रोविजन की है। जैसे आपने 10-10 GB की 10 कर दी तो 100 GB खत्म हो गया, बट यहाँ पे इससे मतलब नहीं है आपने कितने की प्रोविजन की है, उससे लेना देना नहीं है। इनको इससे लेना देना है कि कितना डेटा स्टोर्ड है उन हाइपर डिस्क के अंदर, ठीक है। You can fill disks in an advanced capacity storage pool up to their provisioned size, as long as the data returned to all disks in the storage pool doesn't exceed the storage pool capacity. ये कह रहे हैं कि आप एडवांस्ड कैपेसिटी स्टोरेज के अंदर जो डिस्क बनी हुई हैं उसमें आप तब तक लिख सकते हैं, मतलब तब तक आप राइट कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं जब तक टोटल जो स्टोरेज पूल कैपेसिटी की जो लिमिट है वो क्रॉस नहीं हो जाती। बात समझ रहे हैं, मतलब आपके एडवांस कैपेसिटी स्टोरेज पूल की टोटल जो है प्रोविजन वो 100 GB है, ठीक है। तो आप तब तक डिस्क के अंदर अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं या डेटा स्टोर कर सकते हैं जब तक जो स्टोरेज के पूल है उसकी लिमिट क्रॉस नहीं हो जाती। मतलब 100 है तो 100 GB जब तक स्टोरेज पूल की कैपेसिटी है तब तक आप अपनी डिस्क के अंदर
स्टोर कर सकते हैं। ओके। If the storage pool utilization reaches 80% of the pool provision capacity, the auto grow feature attempts to automatically add capacity to the storage pool. अब ये देखिए, यहाँ पे क्या है, अगर 80% तक आपका स्टोरेज पूल यूज हो गया है, मान लीजिए 100 GB था और 80 GB क्रॉस कर गया, तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली उसमें ये कैपेसिटी ऐड करने की कोशिश करता है। समझ रहे हैं आप? मतलब 80% जैसे ही क्रॉस होगा तो इसमें ये कैपेसिटी ऐड कर देगा। किसमें? स्टोरेज पूल में। डिस्क में नहीं ऐड करेगा, स्टोरेज पूल में ऐड करेगा। ठीक है, तो जैसे 100 GB था, 80 GB यूज हो चुका, ठीक, तो 80% क्रॉस हो गया। अब क्या होगा कि ये फिर से उसमें ऐड कर देगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात आप शॉर्ट में ये समझिए कि जो यूटिलाइजेशन है स्टोरेज पूल का एडवांस वाले में, वो हमेशा 80% से नीचे ही रहेगा। जैसे ही 80 पहुंचेगा वो फिर से ऐड कर देगा, इतना ऐड कर देगा कि 80 से नीचे जाना चाहिए यूटिलाइजेशन। किसका? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ठीक है, स्टोरेज पूल का। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ हाइपर डिस्क स्टोरेज पूल्स। अब हाइपर डिस्क स्टोरेज पूल्स के टाइप्स। ठीक, एक है थ्रूपुट और एक है बैलेंस्ड। तो पहले थ्रूपुट देखते हैं। When creating the storage pool, you specify the capacity and throughput to provision for the storage pool. यहाँ पे क्या होता है, जब आप स्टोरेज पूल बना रहे होते हैं तो आप क्या स्पेसिफाई करते हैं? कैपेसिटी एंड थ्रूपुट। ठीक है, स्टोरेज कितना चाहिए प्लस थ्रूपुट। किसके लिए? स्टोरेज पूल के लिए। Each hyperdisk throughput disk you create in the storage pool uses some of the provision capacity and throughput. तो आप उसके अंदर जो भी हाइपर थ्रूपुट डिस्क बनाएंगे, ठीक है, तो उसके अंदर आप जो भी हाइपर डिस्क थ्रूपुट डिस्क बनाएंगे, ठीक है, वो स्टोरेज पूल से क्या लेगा? कैपेसिटी ले लेगा और थ्रूपुट ले लेगा। ओके। Hyperdisk balanced storage pool. When creating the storage pool, you specify the capacity, throughput and IOPS. देखिए यहाँ पे तीन चीजें हैं, यहाँ पे IOPS भी है और थ्रूपुट वाले में सिर्फ कैपेसिटी और थ्रूपुट है। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या क्या चीज स्पेसिफाई करते हैं? कैपेसिटी, थ्रूपुट एंड IOPS. Each hyperdisk balanced disk that you create in the storage pool with provisioned capacity and performance above the baseline values uses sum of the storage pool provisioned capacity and performance. सेम चीज है। ठीक है, तो जब आप हाइपरडिस्क बैलेंस डिस्क बनाएंगे तो वो स्टोरेज पूल से कैपेसिटी, थ्रूपुट एंड आईओप्स अपनी जरूरत के हिसाब से ले लेगा। ठीक है, तो ये था हमारा थ्योरी पार्ट। डेमो में कुछ खास मेरे पास है नहीं, चलेंगे हम कंसोल पे, वहां से मैं बताऊंगा कि स्टोरेज पूल कहाँ से बनाया जाता है, बट हम स्टोरेज पूल बनाएंगे नहीं। ठीक है, बस एक ओवरव्यू लेने वाले हैं। ठीक, तो चलिए कंसोल पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं हम कंसोल पे आ चुके हैं। अब हम लेफ्ट साइड में जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको डिस्क के नीचे मिलेगा स्टोरेज पूल्स। ठीक, और आते हैं क्रिएट स्टोरेज पूल में। यहाँ पे नाम देना, हम यहाँ पे दे देते हैं टेस्ट पूल। ठीक, अब यहाँ पे आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है। ओके, और जोन। ओके, अब आते हैं पूल टाइप में। अब यहाँ पे हाइपर डिस्क बैलेंस्ड और हाइपर डिस्क थ्रूपुट जो हमने देखा था। बैलेंस में क्या होता है, हमने क्या पढ़ा? कैपेसिटी भी मिलता है, थ्रूपुट भी मिलता है और आईओप्स भी, मतलब ये तीनों चीज आप स्पेसिफाई करते हैं। तो पहले हम बैलेंस्ड देख लेते हैं। ठीक, तो कैपेसिटी टाइप एडवांस्ड कैपेसिटी और स्टैंडर्ड कैपेसिटी कौन सी चाहिए? एडवांस में क्या था, जब 80% क्रॉस करता है तब क्या करता है, ये अपने आप से ऐड कर देता है। और दूसरी चीज इसमें क्या होती है? डेटा रिडक्शन। मतलब आपका जो भी स्टोरेज होगा, जो भी आप फाइल स्टोर कर रहे हैं या मान लीजिए मूवी स्टोर कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? कंप्रेस्ड फॉर्म में स्टोर होता है, स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं होता है। ठीक, अब यहाँ पे आता है स्टोरेज पूल कैपेसिटी। आपको कितना चाहिए? 100 GB, 200 GB, 500 GB, 2 TB, 200 TB। चूज बिटवीन 10 एंड 5120 TB। इसीलिए मैं नहीं बना रहा हूँ, देखिए इसको टीबी में बनाना पड़ेगा। और आप समझ रहे हैं कि जो भी फ्री क्रेडिट्स मिले हैं वो तुरंत खत्म हो जाएंगे। उसके बाद परफॉर्मेंस, एडवांस्ड परफॉर्मेंस या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ओके, उसके बाद आईओप्स, आपको कितना आईओप्स चाहिए, कितना थ्रूपुट चाहिए।
क्योंकि हमने यहाँ पे बैलेंस सिलेक्ट किया है, इसलिए IOPS और थ्रूपुट का ऑप्शन मिल रहा है। अगर हम इसको थ्रूपुट सिलेक्ट कर लें तो देखिए क्या मिलता है, सिर्फ थ्रूपुट मिल रहा है, यहाँ पे IOPS का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक, तो यहां से हम स्टोरेज पूल क्रिएट कर लेते हैं। अब मैं इसको कैंसिल करता हूं। अब हम जब हाइपर डिस्क बना रहे होंगे और आप क्रिएट डिस्क करेंगे, ठीक, और मैं आता हूं नीचे और यहां पे सिलेक्ट करता हूं हाइपर डिस्क। ओके, और यहाँ पे आप देखते हैं स्टोरेज पूल का ऑप्शन मिलता है। तो जब आप इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ से स्टोरेज पूल सिलेक्ट करने के लिए कहेगा। तो जो आपने स्टोरेज पूल वहां बनाया था वही स्टोरेज पूल आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एक स्टोरेज पूल के अंदर आप मल्टीपल डिस्क बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा हाइपर डिस्क स्टोरेज पूल। ओके, तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है? परसिस्टेंट डिस्क पढ़ा, लोकल एसएसडी पढ़ा, हाइपर डिस्क पढ़ा, हाइपर डिस्क स्टोरेज पूल पढ़ा। अगली वीडियोस में हम इमेज और स्नैपशॉट पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट में केएमएस, ठीक है, की मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम अभी अब तक देखते थे ना कि गूगल एन्क्रिप्शन की, कस्टमर मैनेज्ड एन्क्रिप्शन की, तो ये क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।